न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है। रणनीति इस बात को लेकर बनाई जा रही है कि कैसे संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके और साथ ही लोगों को इलाज कितनी जल्दी और कितना बेहतर मुहैया करवाया जा सके। इसको लेकर यूपी में बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। मेडिकल के फाइनल ईयर के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर उतारने की पूरी तैयारी है। ये बड़ी खबर है। मेडिकल और पैरा मेडिकल के छात्रों को भी अस्पतालों में उतारा जाएगा ताकि जो वर्कफोर्स है, जो फिलहाल ड्यूटी पर तैनात है, जो फिलहाल मरीजों की सेवा कर रही है, जो फिलहाल इलाज में लगी है, उन्हें राहत मिल सके। मेडिकल से लेकर पैरा मेडिकल के छात्रों को विशेष पैकेज भी दिया जाएगा ताकि उनके मनोबल को बढ़ाया जा सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके। कोरोना की लड़ाई में मेडिकल छात्रों को उतारने में जुट गई है यूपी की सरकार। यह बड़ी खबर है। स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। कोरोना से जंग में मनोबल बढ़ाने के लिए माना जा रहा है कि यह कदम बेहद कारगर साबित हो सकता है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। योगी सरकार का यह बड़ा फैसला है कि फ्रंटलाइन वर्कर को कैसे सपोर्ट दिया जाए, यानी कैसे उनकी तादाद बढ़ा दी जाए ताकि एक रोस्टर के तौर पर वो ड्यूटी पर आ सके। और इस बीच जो फ्रंटलाइन वर्कर अगर पॉजिटिव हो रहे हैं, अगर संक्रमित हो रहे हैं, तो उन्हें राहत मिल सके। छात्रों को उतारने की तैयारी है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। और साथ ही जो मौजूदा वर्कफोर्स है, जो अभी मौजूदा फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित करने की पूरी तैयारी है। 20 मई तक अब नया नियम यह है कि 5 मई तक लॉकडाउन, 5 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। लेकिन दूसरे मोर्चे पर 18+ एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को भी अब तेज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवा दें। डॉक्टर एल के भारती, जो कि एचओडी हैं जेपीसी हॉस्पिटल के। अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। थोड़ी देर में स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। अविनाश हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले अविनाश, मैं आपके पास आता हूं। इस कदम को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी। एक्सपर्ट्स मांग भी कर रहे थे कि जो मेडिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लाया जाए ताकि जो मौजूदा वर्कफोर्स है फ्रंटलाइन वर्कर्स की, उन्हें राहत मिले। एक रोस्टर के तहत उन्हें लाया जाए। यह बड़ा फैसला साबित होगा। बिल्कुल राकेश, देखिए योगी सरकार ने पहल कर दी है कि जो मेडिकल स्टूडेंट हैं और जो पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं उनको फील्ड में उतारा जाएगा। और देखा जाए तो प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त भारी डिमांड है, जो चाहे हम मेडिकल स्टाफ की बात करें और जो दूसरे स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी बात करें। वैसे में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो इस वक्त कोरोना की जंग में सरकार के साथ हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो जो मौजूदा स्वास्थ्यकर्मी हैं राकेश, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि करने का सरकार ने फैसला किया है। और साथ ही में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे मेडिकल के, उनको अलग अलग अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए राकेश, तो इस वक्त अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कई जो अस्थायी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है उनका निर्माण किया जा रहा है। जिसमें अगर हम डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए एक मेडिकल हॉस्पिटल की बात करें, या फिर जो हज हाउस में एक मेडिकल हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से कोविड डेडिकेटेड होगा, तो इन अस्पतालों में कह सकते हैं कि जो मेडिकल स्टाफ है उनकी ज़रूरत होगी। और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जो स्टूडेंट हैं उनको तैनात किया जाएगा और इसके लिए स्पेशल पैकेज भी उनको दिया जाएगा। तो ये योगी सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्योंकि देखिए सबसे अहम बात राकेश ये है कि अगर हम अलग अलग अस्पतालों की बात करें तो इस वक्त जो लखनऊ के तमाम बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ के तकरीबन 30% जो स्टाफ है वो कोरोना संक्रमित है। अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है कोरोना संक्रमण की वजह से। जो शिफ्ट की टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 18 से लेकर 20 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। तो वैसे में कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से जो स्वास्थ्यकर्मी पिछले कई महीने से इस काम में लगे हुए थे उनको तो राहत मिलेगी ही। और साथ ही में जो एक एक्स्ट्रा बर्डन अस्पतालों पर देखा जा रहा था, स्वास्थ्यकर्मियों पर देखा जा रहा था, वो भी राहत मिलेगी। और साथ में लोगों को राहत मिलेगी कि ज़्यादा संख्या में जो डॉक्टर होंगे वो उनके इलाज में तैनात रहेंगे। और ज़्यादा संख्या में जो चाहे हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें या जो दूसरे स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो लोगों के इलाज के लिए तत्पर रहेंगे। तो वैसे में सरकार का एक बड़ा पहल ये माना जा रहा है। अविनाश, एक और जानकारी आपसे, उसके बाद मैं अपने एक्सपर्ट्स का रुख करता हूं। विशेष पैकेज की बातचीत और साथ ही मेडिकल स्टूडेंट्स को लाने की बातचीत, कब तक इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा?
देखिए, इस पर चर्चा हो चुकी है और जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है राकेश, उसको कह भी दिया गया है कि वो रोड मैप तैयार करे और इसके लिए बाकायदा जो अलग अलग हम चाहें यूनिवर्सिटी की बात करें, जो चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं और जो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी बात करें, तो वहाँ के जो डीन हैं या फिर वहाँ के जो वीसी हैं उनको बोल भी दिया गया है कि आप लोग इस काम में लग जाइए। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है कि इसी हफ्ते ये जो पूरा प्रारूप है सरकार का वो जमीन पर यानी कि धरातल पर दिखने भी लगेगा। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है जो बड़े यहाँ के जो इंस्टीट्यूट हैं राकेश, चाहे हम लोहिया की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो वहाँ के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं या जो दूसरे कॉलेज हैं मेडिकल के, वहाँ पर अभी ये व्यवस्था नहीं थी। तो सरकार ने उनको निर्देशित कर दिया है कि जल्द से जल्द वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी इस काम में लगाया जाए। हालांकि छात्र छात्राओं का मोरल डाउन ना हो, इसके लिए सरकार ने कहा है कि सरकार हर संभव मदद करेगी और साथ में स्पेशल पैकेज भी देगी उन छात्रों को। ठीक है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन फिर मैं अनिला जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर एल.के. भारती, इस बात को लेकर तो काफी लंबे समय से चर्चा हो रही थी, एक्सपर्ट्स भी मांग कर रहे थे कि जो मौजूदा वर्कफोर्स है उसे थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए। ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, बड़ा फैसला साबित हो सकता है कि क्रिटिकल केसेस के लिए जो मौजूदा वर्कफोर्स है, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको बचा कर रखा जाए और उन्हें सपोर्ट दिया जाए जो मेडिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद के जरिए। डॉक्टर एल.के. भारती, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये सवाल आपसे ही था। यूपी में फैसला लिया गया है कि मेडिकल के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अब उतारा जाएगा फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर, पैरामेडिकल के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको उतारा जाएगा। इससे बड़े केसेस के लिए एक तो वर्कफोर्स बचा रहेगा, उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा। ये बड़ा फैसला साबित हो सकता है। हाँ, ये अच्छा फैसला है जिससे कि लोगों को जो टाइम बहुत ज्यादा 24 आवर्स ड्यूटी करने पड़ते हैं वो ड्यूटी कम करने पड़ेंगे। को अगर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो पेशेंट से सही से बात नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनका स्टेटस देखें, जा करके कंडीशन देखें वार्ड में, तो खुद परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा इसी संदर्भ में कि जो ये फाइनल ईयर के बच्चे हैं या पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, दे नीड टू बी ट्रेन्ड। उनको पहले ट्रेन करना पड़ेगा, कैसे कम्युनिकेट करना है पेशेंट के साथ, क्या ट्रीटमेंट देना है। तो उसको करने के पहले उनका एक जो है सो ट्रेनिंग जरूरी है उसको कराने के लिए। ये अच्छा है सरकार से जो ये आया है, जो सरकार ने ये फैसला लिया है। आई थिंक दिस इज वेलकम। ठीक है, अनिला सिंह, एक बात आपसे, स्वाति महेश्वरी में आपका भी रुख करता हूं। अनिला सिंह, उससे पहले एक सवाल आपसे, इसको लेकर एक केंद्रीय नीति भी बनाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में अब मेडिकल स्टाफ की दिक्कत हो रही है या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर उन पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। हर जगह कमोबेश ये स्थिति है, तो इस पर लगता है आपको एक केंद्रीय नीति बनाने की जरूरत है। यूपी ने एक बड़ी पहल जरूर कर दी है सबसे पहले। जी देखिए, उत्तर प्रदेश ने कई चीजों में पहल करी है। अभी ये कदम उठाया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, अब वो टायर आउट होने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही चाहिए, इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं। तो ये कि बहुत समझदारी का कदम उठाया है मुख्यमंत्री जी ने कि भाई ठीक है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या मेडिकल के या पैरामेडिकल के, बिल्कुल डॉक्टर भारती ने ठीक कहा कि दे हैड टू बी ट्रेन्ड बिफोर स्टेपिंग इन द कैंपस टू ट्रीट पेशेंट्स को ट्रीट करने से पहले उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, वो बिल्कुल दी जाएगी। एक तो ये पहल करी है। हाँ, उससे पहले इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए भी ग्लोबल टेंडर जिस मुख्यमंत्री ने सबसे पहले फ्लोट किया था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी भी बहुत बड़ी है, 23 करोड़ प्लस है यहाँ की आबादी। तो पूरा अपने आप में क्या देश है ये उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर एफर्ट ज्यादा डालने पड़ते हैं और उस एफर्ट को डालने के लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, जो कि योगी आदित्यनाथ जी में है। हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, एक स्टेट मैटर होता है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का उदाहरण लेते हुए बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसी प्रकार के कदम उठाएंगे, जिससे कि जो हेल्थ रिलेटेड स्टाफ है वो उनको भी कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिलेगा और जो पेशेंट्स हैं, केंद्र में भी आप ही लोगों की सरकार है अनिला जी, तो क्या केंद्रीय सरकार इसको लेकर एक रणनीति बनाएगी ताकि जिस बात का जिक्र अभी हो रहा था कि उनको ट्रेन करने की भी जरूरत पड़ेगी, उस पर भी तेजी से आगे बढ़ा जा सके? मुझको लगता है कि देखिए, वैसे तो
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में तालमेल करके इस पे एक डिसीजन ले सकती हैं कि भाई इसको एक कोई सेंट्रल इशू बनाते हुए एक सर्कुलर जारी करना है, या स्टेट्स, क्योंकि हेल्थ स्टेट इशू है, अपने अपने स्टेट में अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट उनको स्टाफ लेना है या नहीं लेना है, कितना लेना है, वो तय करें। ठीक है स्वाति माहेश्वरी, ये एक बड़ा फैसला, क्या आप मानती हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? क्योंकि लगातार डॉक्टर्स घंटों काम कर रहे हैं, उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिल पा रहा, टायर्डनेस बढ़ती जा रही है, ये एक बड़ी समस्या है और ये जंग कब समाप्त होगी कोई नहीं जानता। बिल्कुल ठीक कहा आपने राकेश जी, और कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, लगातार इस बारे में बात कर रहे थे कि हम ऑक्सीजन की क्राइसिस है अभी, लेकिन आने वाले समय में डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की भी क्राइसिस होने वाली है, क्योंकि अब वो लोग भी बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। और जिस तरह से यूपी की तस्वीर भी हम देख रहे थे, मैं कई सारे चैनल्स पर भी देख रही थी, लगातार ये दिखाया जा रहा था कि जो वहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ डॉक्टर्स संक्रमित हुए हैं। और अब कई सारे ऐसे हैं जहाँ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स है, वहां पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप उठाना बहुत जरूरी था। अब दो चीजें, जैसे कि ट्रेनिंग के बारे में बात करी, वो बहुत जरूरी है, वो होनी चाहिए इन लोगों की, ताकि उन्हें पता हो कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने, खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है। और दूसरी चीज ये भी है कि आपको इनको अलाइन करना पड़ेगा सीनियर डॉक्टर्स के साथ। टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप सीनियर डॉक्टर्स के साथ इनको अलाइन करिए, ताकि वो आपको वहां से बैठ करके गाइडेंस दे सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ वो कवर्ड अप रहे, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता रहे कि अगर हमारे साथ कोई दिक्कत आती है या हमें कोई चैलेंजेस आते हैं तो हमारे सीनियर्स हैं जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं और तुरंत अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो बहुत जरूरी बात मुझे समझ आती है वो ये है कि इन लोगों को हमें वैक्सीन देनी चाहिए पहले, जब आप इन लोगों को उतार कर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो आपके मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम के वर्कर्स थे, उनको हमने पहले चरण में वैक्सीनेशन दिया है और उन सबको पहले प्रोटेक्शन प्राथमिकता पे दिया गया था। अब अगर हम एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टाफ को लेकर के उतार रहे हैं जंग में, तो हमें उनको वैक्सीन देकर के उतारना चाहिए। तो मेरी जरूर अपील रहेगी सरकार से कि इन लोगों को पहले वैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया जाए, उसके बाद इन लोगों को काम पे लगाया जाए, या जहां जहां भी इनकी ड्यूटी लगानी है तभी इनको लगाया जाए। तो एक तरफ से ट्रेनिंग बहुत जरूरी रहेगी, दूसरी तरफ से वैक्सीन भी इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं बार बार ये बात बोलूंगी कि जितना ज्यादा इस वक्त हम टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, खास तौर से जिनको पूरा मालूम है कि कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है, कैसे कॉम्प्लिकेशंस को झेलना है, उनको हमें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वही गाइड करेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी स्टेप है जो गवर्नमेंट्स को उठाना चाहिए और सोचना चाहिए इसके बारे में। जी ठीक है डॉक्टर एल.के. भारती, एक और बात है, जो वर्कफोर्स अभी है, जो अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं। जब संख्या बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी और एक सपोर्ट आएगा, एक बैकअप आएगा, तो एक रोस्टर बनाने में भी आसानी होगी, ताकि आप आइए 3 से 4 दिन काम करिए, फिर 3 दिन आराम करिए। इससे एक नई एनर्जी के साथ डॉक्टर दोबारा आ पाएंगे, मरीजों की सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जैसा कि मैडम महेश्वरी ने बोला कि इस बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरी है। आई थिंक कि मेजॉरिटी दे माइट हैव रिसीव द वैक्सीनेशन। ये फ्रंट लाइन में आते हैं, अगर वैक्सीनेशन नहीं लगा है तो इनको वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। ऐसा देखा गया कि अगर वैक्सीनेशन आपने दोनों कोर्स लगा लिया तो सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं। तो हमें जो पहला जो ध्यान देना है कि वैक्सीनेशन, आपने बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीनेशन लगाना है, साथ में इनको अपने कैसे प्रोटेक्ट करना है वो बताना बहुत जरूरी है। इनको खाने पीने की, जैसे 24 घंटे अगर ये ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद ये लोग बच्चे जो रहते हैं, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर ये अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो इनको कहीं ना कहीं रहने, पहले भी कुछ सरकारें ने व्यवस्था करी थी कि इनको रखने के लिए हॉस्टल दिया था या होटल दिया था, तो वो भी एक चीज है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इनको कहीं रहने के लिए अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि ये बच्चे सही से रह सके, अपने पेरेंट्स जो इनके घर में रहते हैं उनको ये इन्फेक्ट ना कर पाए। निश्चित तौर पर क्या और स्वाति माहेश्वरी सुझाव हो सकते हैं आपकी ओर से, ताकि फिर मैं अनिला सिंह जी की ओर रुख करूं, क्योंकि ये एक बड़ा कदम होगा। इस तरीके के असाधारण स्थिति है, असाधारण परिस्थितियों में असाधारण फैसले लेने पड़ते हैं और ये सपोर्ट देना है तो ये फैसला तो लेना पड़ेगा कि जो जहां संभावना हो सके, जहां से संभावना हो सके वर्कफोर्स को बढ़ाने की, उन्हें सपोर्ट करने की। और फिलहाल तो यही एकमात्र रास्ता है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें उतारा जाए फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर।
जी हाँ, देखिए और कोई तरीका नहीं है हमारे पास जो हमारे मानवीय संसाधन है उनको बढ़ाने का, क्योंकि देखिए हम हॉस्पिटल्स बनाएँगे और हम लगातार ये बात कर रहे हैं सरकार से कि आपको मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स क्रिएट करने होंगे, क्योंकि अभी एक जो बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है कि या तो सीधे आईसीयू में मरीज़ हैं या फिर लोग घर पर हैं, और जो घर पर लोग हैं जिनके ऑक्सीजन लेवल्स फॉल हो रहे हैं, हम उन्हीं में ज़्यादा डेथ भी देखते हैं, क्योंकि जिनका 60-70 पहुँच रहा है और उनको कोई अस्पताल नहीं मिल रहा है, उनकी मृत्यु भी हो रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बीच में क्रिएट हो, जो कि आईसीयू और घर के बीच की फैसिलिटी है, जहां आपको ऑक्सीजन सप्लाई मिले, आपको मिनिमम जो ड्रिप्स वगैरह चाहिए होती है, जो मिनिमम ड्रग्स चाहिए होती है, उतना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। और उसके लिए अगर हम कुछ पैरामेडिकल स्टाफ और जूनियर डॉक्टर्स के साथ ऐसी फैसिलिटीज को बड़ी-बड़ी क्रिएट करें, और जैसा मैंने पहले बोला था, टेलीमेडिसिन से सीनियर डॉक्टर्स को जो है हम उससे कनेक्ट करें, तो हम बहुत सारी जो बेड की शॉर्टेज है और जो हमारा डेथ रेट लगातार ऑक्सीजन के अभाव में बढ़ रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी चीजों को मुहैया कराना आसान नहीं है। आज की तारीख में सब लोग परेशान हो चुके हैं, और घर में कैसे यूज करना है उसको भी लेकर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को ठीक से समझ नहीं आता है कि कैसे यूज करना है, क्या करना है। तो ये अगर एक हम क्रिएट कर पाए तो मुझे लगता है कि हम इस जंग को काफी अच्छा जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद डेथ रेट को कम करना है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो इस वक्त हमारा टीकाकरण का अभियान है उसको भी हमें डोर टू डोर लेकर के जाना होगा। जब तक हम ये सोचेंगे कि हम जहां पर जो हम सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं वहां पर हम टीकाकरण करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी अब सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बनने की संभावनाएं दिखेंगी, क्योंकि अब आप और देखेंगे लोगों की आते हुए, और कहीं ना कहीं इन सब जगहों पर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना मुश्किल हो जाता है। अभी हम बहुत सारे, एज ए डॉक्टर मैं आपको जरूर ये बात बोलूंगी कि अभी हम जो बहुत सारे केसेस देख रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं जो कि वैक्सीन लगवाने गए और उसके 3-4 दिन बाद उनको कोरोना हो गया, क्योंकि ऐसी जगहों पर ये सुपर स्प्रेडर की तरह से इवेंट्स होते हैं। तो जैसे हमने पोलियो अभियान चलाया था, हमें फिर से इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम कैसे डोर टू डोर वैक्सीनेशन करें। अब यहाँ पर अगर लोग ये बात बोलते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है, हमें आधे घंटे ऑब्जर्व करने की जरूरत है, तो उसके लिए भी हमारे पास अब सफिशिएंट डेटा है। हमें उस डेटा को देखना चाहिए कि कितने लोगों में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन अभी तक हुआ है। हमने अगर 15 करोड़ वैक्सीन लगाई है तो कितने लोगों को हुआ है। इसमें एक और काम हो सकता है डोर टू डोर, जिसका आप जिक्र कर रही है स्वाति माहेश्वरी। मुझे लगता है कि ये एक बेहतर रणनीति होगी। साथ ही इस विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। कम से कम आप लोगों को हॉस्पिटल तक ना पहुंचना पड़े, इसके लिए मोहल्ले वाइज या फिर कॉलोनी वाइज या फिर सोसाइटी वाइज ये भी एक कदम की शुरुआत की जा सकती है, ताकि कम से कम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, सड़कों पर नहीं निकलेंगे, वहां पर मेडिकल स्टाफ रहेगा तो वो ऑब्जर्वेशन की समस्या का भी समाधान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है बेनिफिट टू रिस्क रेशियो। हम लगातार राकेश जी इसकी बात करते रहे। आज वैक्सीन भी जब हम लगाते हैं तो बेनिफिट टू रिस्क रेशियो बोलते हैं। उसी तरह से हम इस डेटा का आकलन कर सकते हैं कि कितने लोगों को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है। अगर ये संख्या बहुत ही मामूली है तो फिर हमें डोर टू डोर के लिए सोचना चाहिए, और हम ये कर सकते हैं कि 2 किलोमीटर के दायरे में एक छोटा सा सेंटर बनाए जहां ऑब्जर्वेशन के लिए अगर किसी को दिक्कत है तो वो जा सकता है, या कोई इमरजेंसी है तो हम उसे लेकर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी स्ट्रैटेजी अब चेंज करने की बहुत जरूरत है। हमने अभी तक बहुत अच्छा काम किया। लास्ट ईयर हमने वेव को कंट्रोल करके रखा, लेकिन सेकेंड वेव में हम ये देख रहे हैं कि अगर हम स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे तो हम डेथ रेट को बढ़ता देख रहे हैं। अगर हमारी सप्लाईज नहीं पहुंचती, अगर हम आर्मी को अब डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, अगर हम आर्मी को इसमें नहीं लेकर के आ रहे हैं कि हमारी सप्लाई सब जगह ठीक से पहुंचे, तो हम मृत्यु दर कैसे कंट्रोल करेंगे। और रोज रोज ये SOS मैसेजेस आते रहेंगे हॉस्पिटल से कि हमारी 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, हमारी 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। तो ठीक है डॉक्टर LK भारती, ठीक है मैं आता हूं स्वाति जी आपके पास। डॉक्टर LK भारती, एक सवाल आपसे। कई मुल्कों में, जैसे हम अगर इजराइल की बातचीत कर लें, उन्होंने मोर देन 60 to 70% अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है। अमेरिका में भी वैक्सीनेशन काफी तेज हुआ। वहां पर रणनीति किस तरीके से रही, और वहां से भी हमें सबक लेने की जरूरत है कि कैसे हम वैक्सीनेट तेजी से करें, क्योंकि वहां पर स्थिति काबू में है और इजराइल में तो बहुत बेहतर स्थिति है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो मेन जो है, हमें अगर चेन को तोड़ना है तो वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। आज के दिन में 2 ही चीज ऐसे हैं कि जिससे हम इसके चेन को तोड़ सकते हैं। आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, जहां डिजीज कम हो गई है, वहां वैक्सीनेशन से ही हुआ, तो हमारे देश में एक तो देखना पड़ेगा इसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कितना प्रोडक्शन। हमें दोनों चीज को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि सारे को वैक्सीनेशन लगा देना है तो लग जाएगा। पहले हमें देखना, क्योंकि हमारी आबादी जो है उन देशों से काफी ज्यादा है। अगर यही वैक्सीनेशन जो आज हम बात कर रहे हैं 18 ईयर टू 45 ईयर्स को लगाने की,
अगर यही वैक्सीनेशन हम पहले लगा दिए होते तो आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो सिचुएशन नहीं होता। तो हमें वैक्सीनेशन पर जोर देना पड़ेगा। मे बी कि आने वाले समय में 18 ईयर से नीचे वाले को भी वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि स्प्रेड वहां से भी बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं अनिला जी का रुख कर लेता हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। अनिला जी, सरकार की स्ट्रेटजी क्या है वैक्सीनेशन को लेकर भी? क्योंकि देखिए ये तो पहले दिन से तय था कि जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन करेंगे उतनी जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी इस कोरोना पर विजय पाने में, ये तो तय है। जी बिल्कुल। देखिए ऐसे कि अभी दोनों जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं हमारे पैनल पे, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए, बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए, जो कि कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट देगा कि भाई चाहे वो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे वैक्सीनेट करना है। ये भी बहुत अच्छा सुझाव है कि भाई ठीक है, आपने जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के बारे में बोला, मतलब अगर मैं आम भाषा में बोलूं कि भाई ऐसा तो नहीं इंजेक्शन लगा के आपको एलर्जी हो जाए, तो अगर उसमें कम है तो जैसे नोएडा की अगर मैं बात करती हूँ, RWAs है या फिर कोई और भी टाउन है 2 या 3 किलोमीटर पे एक सेंटर बना के, बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है। दूसरी बात, अहमदाबाद में कुछ जगहों पर ये अप्लाई भी किया गया। अनिला जी, अहमदाबाद में कुछ मेरे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उनकी सोसाइटी में बाकायदा कैंप लगा और वहां पर वैक्सीनेट किया गया लोगों को। तो ये इस पर ब्रॉड लेवल पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि भाई इजराइल तो हमारे दिल्ली के बराबर भी नहीं है, उसकी पॉपुलेशन 91 लाख की है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ 30 करोड़ की आबादी है, हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर ही समझ लीजिए। यूके जो है वो 7 करोड़ है। फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं वैक्सीनेशन का, तो अगर हम 14 करोड़ वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली देखिए ना, यूएसए और चाइना इन सब से कम दिनों में, 99 दिनों में हमने कंप्लीट कर दिया। तो उसको और स्पीड अप करने की जरूरत है, ये सोचना होगा अनिला जी कि हम उसको और स्पीड अप कैसे करें। अब थोड़ा सा वक्त की कमी है। अविनाश, एक जल्दी से टिप्पणी आपकी भी, क्योंकि देखिए यूपी में ग्लोबल टेंडर की बातचीत आ चुकी है वैक्सीनेशन के लिए, तो वैक्सीनेशन को तेज और कैसे किया जाए? पहले ये भी जानकारी आई थी कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन पर भी सरकार विचार कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश। देखिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में सरकार की योजना है कि ग्रामीण स्तर पर घर घर जाकर एक टीम बनाई जाए और वो जाकर लोगों को वैक्सीनेट करे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को बोल भी दिया गया है और इस पर काम शुरू भी हो चुका है। आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में जो स्वास्थ्य विभाग की जो हेल्थ टीम होगी घर घर जाकर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैक्सीनेट करेगी। जहाँ तक सवाल इस पूरे अभियान में तेजी लाने का है, तो चूंकि देखिए राकेश, इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि ग्लोबल टेंडरिंग के माध्यम से इस पूरे अभियान को और ज्यादा तेज किया जाएगा। और आपने देखा कि 1 मई से प्रदेश के 7 जिलों में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभिक कर दिया गया है और चूंकि ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रहा है, सरकार का ये कहना है कि जो जिले चिन्हित किए गए हैं उन जिलों के बाद जहां जहां केसेस की संख्या अधिक होगी वहां पर इस अभियान को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। और वैक्सीन की अगर कमी होती है, देखिए साफ तौर पर सरकार ने इस बात को नहीं स्वीकारा है, लेकिन जो ग्लोबल टेंडरिंग की बात कही गई है उसके पीछे का मकसद राकेश यही है कि अगर वैक्सीनेशन की कमी होती है तो हो सकता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं, जैसे फाइजर की बात करें, रशियन जो वैक्सीन है उसकी बात करें या फिर अमेरिकन वैक्सीन की बात करें, तो वो ऑप्शन भी सरकार ने खुला रखा है। यानी कि ग्लोबल टेंडरिंग के माध्यम से भी कोवैक्सीन और जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसके अलावा वैक्सीन खरीद सकती है यूपी गवर्नमेंट। तो रास्ते खुले रखे हैं सरकार ने और सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में इस पूरे अभियान खुले रखने हैं सारे विकल्प और वक्त की जरूरत है अविनाश कि सारे विकल्पों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जितना वक्त गुजरेगा ये समस्या भीषण होती जाएगी, इसलिए वक्त रहते उस पर काबू पाना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमसे जुड़ने के लिए। अनिला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वाति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर LK भारती आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।